प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आप सब कैसे हैं? मैं आप सभी का अपनी फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक विशेष दिन है, शिक्षक दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा है कि जो सबको पढ़ाता है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, और चाहे खुद शिक्षक हो। तो शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो सभी हम और आप सभी अपने शिक्षकों का अच्छे से सम्मान करना सीखें। जो आज की हम कल ही बात किए थे कि आज की परंपरा में जो स्टूडेंट्स और गुरु के बीच और जैसे पिता पुत्र के बीच जो रिलेशन धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, तो अपन इस रिलेशन को बना के रखें। तो आज शिक्षक दिवस है, बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ही बोलेंगे कि अपने विचारों को शुद्ध मन से करते हुए शिक्षक के प्रति एक सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था से कार्य को करें। क्योंकि देखिए, शिक्षक ही ऐसा होता है कि समाज में कोई भी कार्य करना हो उसको सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है ना। बाकी अब देखिए, कोई भी चीज़ अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन एक शिक्षक ऐसा है जो कि निस्वार्थ आपसे प्यार करता है और अपने तो अधिक से अधिक नॉलेज देने की बात करता है। और कहीं आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है, शिक्षक और माता पिता दो ही ऐसे हैं जो आपको निस्वार्थ मतलब प्यार करते हैं और अत्यधिक नॉलेज देते हैं। लेकिन ये भी होता है कि शिक्षक और एक माता पिता आपको कहीं न कहीं डांटते होंगे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बताया था कि एक जो आपको दिल से मानता है वही आपको सही रास्ते में ले जाने के लिए अगर गलत कदम उठाओगे तो डांटता है, तो वो डांटता भी है तो आपके लिए सही है ना। क्योंकि शिक्षक जो है तो नारियल के समान होना चाहिए, बाहर से कठोर और अंदर से मुलायम। एंड अगर आप गलत करें तो वहाँ पे बिल्कुल आपको पनिशमेंट देना चाहिए। शायद आप लोग हमसे नाराज होते होंगे, लेकिन हम तो आपको काफी डांटते भी मानते भी हैं। तो मेरा मानना है कि आप सभी एक शिक्षक का और अपने माता पिता का अच्छे से सम्मान करें। आज की जो कल्चर परंपरा, इसको आप थोड़ा सा और ओल्ड करिए। जैसे कि पहले आप कहते हैं संस्कार ही एक ऐसी शिक्षा है कि संस्कार अगर व्यक्ति को मिल गया तो जीवन में सब कुछ मिल गया, लेकिन संस्कारहीन हो गया तो जीवन में सब कुछ खो दिया। ठीक है, संस्कार को बनाए रखें। और सभी अपने शिक्षक, पहले शिक्षक तो आपके माँ हैं, दूसरे आपके पिता हैं, फिर तीसरे हम लोग का स्थान आता है जो हम लोग के गुरुवर हैं, आपके गुरुवर हमारे गुरुवर। ठीक है, सभी अपने शिक्षकों को कोट कोट नमन करें। हम ही अपने शिक्षक को, माता पिता सभी को कोट कोट नमन करता हूँ। उनके प्रति हम कभी गलत विचारधारा न लें, इस बात का आज अपन लोग शपथ लें। ठीक है, चलिए, तो सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। जैसा जानते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, कल अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी करंट, विद्युत धारा के बारे में। अब आज अपन पढ़ेंगे उसी की नेक्स्ट आगे टॉपिक धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व क्या, देखिए, धारा घनत्व को बोलते हैं इंग्लिश में करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। ये भी डिफिनेशन कभी कभी पेपर में आती है, तो डिफिनेशन लिखी, मैं इसको समझा रहे हैं। देखिए क्या लिखी है कि किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए पहले थोड़ा सा क्या बोला। किसी चालक के, मान लीजिए कि आपका कोई एक कंडक्टर हो गया। कंडक्टर जरूरी नहीं कैसा हो, यहाँ पे देखते हैं कैसा आता है, तो चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर हो, कैसा भी, लेकिन कंडक्टर होना चाहिए। तो किसी चालक के, मान लीजिए आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर के प्रति एकांक मतलब कि पर यूनिट एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब कि इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया के रूप में जो इसमें करंट फ्लो होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया के रूप में जो करंट फ्लो होगी, तो बहने वाली विद्युत धारा के परिच्छेद के उस बिंदु पर, जो यहाँ पे विद्युत धारा बह रही है, इसके इस बिंदु पर, उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, उसे धारा घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 एम्पीयर की धारा बहेगी, इसे क्या बोलेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन थी, डिफिनेशन नोट कर लीजिए। हम बोल भी दे रहे हैं, लिखा हुआ है, लिख लीजिए। किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद
एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को परिच्छेद के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जैसे दर्शाते हैं। फिर लिखिए, आगे लिखिएगा, इसी में अपन इसका मात्रक सूत्र निकालेंगे, पैसी राशि इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखिए आगे, इसके आगे इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। यह एक सदिश राशि है। यह एक, यहां लिख दीजिए आप लोग प्रकृत, कभी कभी पेपर में प्रकृत पूछता है तो डालिए हेडिंग प्रकृत, प्रकृत में लिखिए। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। यह एक सदिश राशि है। जैसे आपसे कोई पूछे कि धारा घनत्व तो कैसी राशि है, तो आप क्या बताएंगे? यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश के, इसकी दिशा उस बिंदु पर, दिशा उस बिंदु पर बिंदु आवेश के, बिंदु आवेश के पॉइंट चार्ज के चलने की दिशा के अनुदिश होती है। बिंदु आवेश के चलने की दिशा के अनुदिश होती है। अनुदिश मतलब एलांग, चलने की दिशा के अनुदिश होती है। क्या बोल रहा है देखिए, तो देख दिया कि धारा घनत्व क्या, पहले परिभाषा पढ़ेंगे। एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। प्रकृत कैसे होती है? यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा उस बिंदु पर बिंदु आवेश, जैसे मैंने बताया था, जैसे मान ली करंट बह रहा है यहाँ पे, इस बिंदु पर 5 एम्पियर है। क्या बोला? इस बिंदु पर बिंदु आवेश के चलने की दिशा के अनुदिश, जैसे कि ये जा रहा, इसके एलांग मतलब विपरीत इस दिशा में होगी, इसे क्या बोलेंगे? इसके प्रकृत कहेंगे। फिर लिखिए सूत्र रूप में J = I/A। धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? धारा घनत्व J = I/A। J = I/A, समझ गए होंगे। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपान आपका ए हो गया एम्पियर एरिया। तो क्या हो जाएगा? अब करंट बराबर क्या होता है? Q/T। तो क्या हो जाएगा? J = Q/T/A, क्योंकि करंट इक्वल टू आप हो जाएगा ए। अब यहाँ पे T आपका बटे में आ जाएगा, तो J = क्या हो जाएगा? Q/AT। J = Q/AT, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है। अब हम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि मेन एग्जाम के हिसाब से काफी मोस्ट है। तो डालिए आप लोग अनुगमन वेग। अगला टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसी को बोलते हैं अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। अनुगमन वेग या अपवाह, अपवाह वेग, इंग्लिश में कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, 3 नंबर में आता है, इसलिए इसको डालें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे आए क्वेश्चन कि अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले इसकी डेफिनेशन नोट करिए, इसके बाद हम आगे इसमें बात करेंगे। तो लिखिएगा इसकी डेफिनेशन अनुगमन वेग की।
इससे आपसे कोई पूछे कि अनुगमन वेग क्या है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखिए आप लोग। देखिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से दर्शाते हैं। V मतलब वेलोसिटी, D मतलब ड्रिफ्ट। क्या बन जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने यहाँ पे लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफिनेशन समझिए, बहुत ही मोस्ट डिफिनेशन है, आता है कई बार आया, 3 नंबर में आएगा। अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में घन संबंध स्थापित कीजिए। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई चालक है, उस चालक में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है। मान लीजिए कि आपका एक चालक हो गया, ठीक। इस चालक में क्या है कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन है, जैसे ए आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि कुछ विद्युत क्षेत्र का आपका प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या होता है कि प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक नियत औसत वेग, मतलब कि कांस्टेंट एवरेज से क्या होंगे कि आगे की ओर प्रवाहित होंगे। जब एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होंगे, इसे ही नाम क्या दे दिया गया? इस औसत वेग को कह दिया गया अनुगमन वेग। समझ गए? इसे किससे दर्शाते हैं? तो क्या बताएंगे? VD से इसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसी में बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, जैसे कि अनुगमन वेग जो है किसका मान कितना होता है, तो लिख लीजिए अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है, तो क्या बताएंगे? लिखिए अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुके, इसको अच्छे से नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कोई पूछे कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। जो कि तापीय वेग, इसमें लिख सकते हैं आगे, जो कि तापीय वेग 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की तुलना में कम होता है। मीटर पर सेकंड की तुलना में बहुत ही कम होता है, यानी कि ये जो तापीय वेग है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की तुलना में यह मान बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग की परिभाषा भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम इसी में आगे जो बात करेंगे तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसमें संबंध स्थापित कर देते हैं, छोटा टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो लिखिए विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, डालिए हेडिंग विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। जैसे आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, बहुत ही मोस्ट बता रहे हैं बार बार, तो पहले हेडिंग लिख लीजिए विद्युत धारा
विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। लिख लीजिए, इंग्लिश लिखना चाहे तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिख देंगे, इंग्लिश में भी नहीं लिखें तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच संबंध बहुत ही मोस्ट है। बता रहे हैं बार बार इसकी डिफिनेशन अनुगमन वेग की, और एक साथ आएगा 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए संबंध के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैथमेटिकल थोड़ा थ्योरेटिकल लेकिन इजी है, कुछ नहीं अपन कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिए इसमें थ्योरेटिकल लिखे पहले, माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, क्षेत्रफल कैपिटल ए। देखिए यहाँ पे हम मान चले, हमने पहले बताया था कि जो हमारी साइंस है, साइंस एक काल्पनिक सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ कल्पना थी तो कल्पना मानते हैं, वर्चुअल मानते हैं, है ना, सब कुछ मान के चले। माना ऐसा है तो मान के चल रहा है कि माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कंडक्टिंग वायर क्या हो जाएगी आपकी, कैपिटल ए। ओके, तो जो आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे कि कंडक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कंडक्टिंग वायर कैपिटल ए। फिर देखिए इसी में आगे लिखिए आप लोग, लिखिए उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, उसके प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट चार्ज, एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, समझिएगा। ठीक है, जो क्षेत्रफल था क्या, कैपिटल ए था, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एन है। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd हो तो क्या बोल रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग vd हो तो, देखिए बहुत इजी है, थ्योरी है लेकिन इजी है। पहले बोला किसी चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया का क्षेत्रफल किससे दर्शाते हैं, ए है, तो उसके प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो n है। फिर क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd, हम बता चुके हैं कि अनुगमन वेग किससे दर्शाते हैं, vd से vd हो तो। आगे लिखिए रेशियो में vd हो तो अपन क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 1 सेकंड के लिए। तो देखिए इसी में 1 सेकंड में तार के किसी 1 सेकंड में तार के किसी एक सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, देखिए हमने इसमें क्या क्या माना, तो जो माना लिख देंगे। तो यान ए भी डी संख्या बराबर यान ए भी डी, देखिए ऊपर हम सब कुछ मान चुके हैं। यान क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए आपके एम्पस का क्षेत्रफल है, वी डी आपके ड्रेफ्ट वेलोसिटी गमन वेग, जो हमने माना उन सभी को लिख दिया। अब लिखिए अतः टी सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, पहले 1 सेकंड था, आप क्या मानेंगे टी सेकंड, लिखेंगे टी सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ बाला नहीं बाले कर रही है। देखिए आप ध्यान दे पाएंगे, उसमें क्या था, एक लेके चले थे, इसमें क्या माना है टी सेकंड माना है। तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर दो बताइए कि हम यहाँ पे 1 सेकंड लिए थे, यहाँ टी सेकंड लिए हैं, तो पूरा डाटा आपका यही रहेगा। इस डाटा में सिर्फ क्या कर देंगे, इसी को लिख लेंगे यान ए इंटू वी डी। अब इंटू देखिए तो यहाँ पे कितना टी सेकंड है, इसमें हम क्या कर देंगे टी का गुणा, तो बन जाएगा यान ए वी डी इंटू टी। 1 सेकंड के लिए दिस लेट माना था, बट टी सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, हमने टी के इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका टी सेकंड। ठीक है, अब अपन इसी को आगे चालू करेंगे। लिखिए यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई आवेश हो तो, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर स्मॉल ई आवेश चार्ज हो तो, क्या बोल रहा है, स्मॉल ई आवेश हो तो, आवेश आपको इस दर्शाते हैं। तो टी सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से हो तो टी सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश, ठीक है। थ्योरी है कि समझिएगा, 1 था तो यानी वी डी जो माने थे, टी हुआ तो टी का गुणा कर दिए। अब क्या हो जाएगा, इसमें हमने ई आवेश माना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के रूप में हम आप क्या कर देंगे कि यहाँ पे ई को ई का भी गुणा कर देंगे, इसी को पुनः लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है बराबर, क्या कर देंगे पुनः इसी को लिखेंगे एन ए वी डी। इसमें टी सेकंड माना था तो हमने टी का मल्टीप्लाई किया, इसमें ई आवेश माना है तो एन ए वी डी, और ए वाला लिखेंगे एन ए वी डी इंटू टी रहेगा ही, टी के साथ इस बार हो जाएगा ई का गुणा, तो बन जाएगा एन ए वी डी टी इंटू ई। समझ लो इजी है ना, हिंदी तो थोड़ा सा है, पहले में आपने जो माना एन ए वी डी सब गुणा किया, दूसरे में टी सेकंड माना, टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे में ई आवेश माना, तो दूसरे वाला जो आया था एन ए वी डी टी में टी का मल्टीप्लाई कर दिया, बस। तो क्या हो जाएगा, इसी के आगे लिखिए थोड़ा सा और लिखिए, परंतु आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब देखिए आई इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ चुका है, पढ़ाया भी है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो आई के स्थान पर रख दीजिए क्यू अपॉन टी, क्या रख देंगे आई इक्वल टू, यहाँ पे आवेश निकाले तो क्यू रहेगा आवेश क्यू, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिख लीजिए, परंतु आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी सभी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू का मान हमने ये निकाला, पूरा पहले सॉल्व किया, इस क्यू के मान को यहाँ पे पुट करिए, तो क्या हो जाएगा
एन ए वी डी इंटू, यहाँ पे स्मॉल टी मानेंगे, टी इंटू ई अपान टी। तो यहाँ पे टी है, क्यू का मान रखा, तो टी से टी हो जाएगा कैंसिल। तो फिर से वही पहले स्टेप आ गया, तो आई इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, जो सेकंड टर्म था वह पुनः आ गया। आई इक्वल टू एन ए वी डी इंटू क्या हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू ई। यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। बस यहीं तक कर लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, मानना चाहे तो यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। बस यहाँ लिख लीजिए, यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अब अगर कभी कभी एक लाइन और आगे पूछता है कि धारा घनत्व में संबंध लिखिए, अगर आगे पूछ दिया एक लाइन तो एक लाइन और करना पड़ेगा, पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि अब धारा घनत्व J बराबर आई अपान ए। अब धारा घनत्व J इक्वल टू आई अपान ए, ये फार्मूला होता है J बराबर आई अपान ए। तो समीकरण 1 से फिर से आई का मान रख देंगे, ध्यान लिख दीजिए, J इक्वल टू आई का मान एन ए वी डी इंटू ए अपान ए। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो ए से ए पुनः कैंसिल, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ क्या लिखा है कि यही विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध है। अब यहाँ लिखिए कि यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। बस यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट, प्रसलान पढ़ा दिया। ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, अपन कह सकते हैं कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप प्लीज अच्छे से पढ़ें, मेन एग्जाम के लिए क्लियर करें, और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मोस्ट है कि अनुगमन वेग का मान कितना होता है, तो बहुत ही कम, कितना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इसको आप याद कर लीजिए। इसके अगला टॉपिक जो हमारा आएगा, तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ, तो आपको इसको प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे को देखते हैं क्लास क्या कैसी रहेगी। ठीक है, आप लोग को मैसेज दिया जाएगा, बट हो सकता है संडे की सुबह अपन क्लास जो कुछ रहेगा बताएंगे। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं कहेंगे, आपको ने पढ़ा दिया है। शुरू में बोला था कि आप एक अच्छा आदर्श नागरिक बनिए, फिर से बोल रहे हैं कि एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। और एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ठीक है, आपको मेरी क्लास कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।